हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज एमपीपीएससी 2023 के लिए हाई कोर्ट में सुनवाई ही शुरू हुई। उस सुनवाई में एमपीपीएससी के वकीलों के द्वारा अपने पक्ष रखे गए। जो हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से जो पिटिशंस लगाया था, उनके वकीलों के द्वारा पक्ष रखे गए। कुछ ऐसी चीज़ सामने निकल कर आई जो हमारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के लिए, एमपीपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। पहली बात तो डिस्कशन में जब किया गया तो वहाँ पर एमपीपीएससी के जो वकील साहब हैं, उन्होंने जो बात कही, वहाँ पर उन्होंने ये कही कि हम किसी भी किताब के मटेरियल को जो है, कल को कोई दूसरी किताब लेके आएगा कि भाई इसमें ये लिखा है, कल को तीसरी किताब लेके आएगा इसमें ये लिखा हुआ है, तो उसको रिफ़र करके हम जो है अपने आंसर को तो बदल नहीं सकते। हालांकि यहाँ पर जो विलियम बेंटिक वाले क्वेश्चन का मामला था, चार्ल्स मैटकाफ वाला, वो तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो वो तो आपने उसको एनसीईआरटी को भी नहीं माना। हालांकि बाद में जज साहब ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि यदि आप एनसीईआरटी को नहीं मान रहे हैं तो फिर एक बड़ी बात है। लेकिन मैं भी अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। भाई एमपीपीएससी जिन एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करती है, आप उन एक्सपर्ट्स का नाम पब्लिक नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उन एक्सपर्ट से ये तो आप पूछ सकते हैं कि भाई साहब कौन सी बुक्स को आप रेफर करते हो। भाई हमारे सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो उन्हीं किताबों को रेफर करें। क्यों हम लोग 36 किताबें पढ़ते हैं, दुनिया भर के कंटेंट को लोग रिसर्च कर रहे होते हैं कि ये पढ़ लिया जाए, ये पढ़ लिया जाए, ऐसा पढ़ लिया जाए। आप बोल दो, एमपीपीएससी अपने नोटिफिकेशन के साथ लिख दिया करे कि हम सिर्फ यही यही किताबें जो है रेफर करेंगे। दुनिया भर के 36 कोचिंग जो अपने नोट्स जारी कर रहे हैं, वो सारे नोट्स साइड में रखो और सिर्फ उसी किताब को पढ़ा जाए। ये हमारा ओपिनियन है कि एमपीपीएससी जो है ऐसे हास्यास्पद आंसर्स लेके आती है और बाद में अपनी जिरह में जब हाई कोर्ट में आर्गुमेंट करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं, ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि हम कोई भी एरी गरी किताब का जो कंटेंट है उसको रेफर नहीं करेंगे। भैया आप कौन सी किताब को रेफर कर रहे हो, ये आप बता दो ना। ये तो वही बात है कि हम सही कर रहे हैं, हम खुद अप्रूव करते हैं, या आप अप्रूव कर रहे हो कि आप सही कर रहे हो, लेकिन आप बताओ तो कौन से बेसिस से आप सही कर रहे हो। यू मस्ट गिव अ सर्टेन रीज़न कि आप सही कौन से बेसिस से कर रहे हो, कौन से कंटेंट को आप रेफर कर रहे हो और उसको कंटेंट को रेफर करके आप सही आंसर दे रहे हो। एटलीस्ट ये चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से बतानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप भी क्या मानने हैं, आप लोग भी डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट जो निकल के आया है उसमें यह है कि जब फैसला आया है उससे बोला गया है कि जिन लोगों ने रिट पिटीशन लगा रखी है सिर्फ उनको बेनिफिट दिया जाएगा। जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो सिर्फ रिट पिटीशन जिन्होंने लगाया सिर्फ उनको मिलेगा। मतलब मध्य प्रदेश के जितने बेरोजगार हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए कंडीशन कि पहले आप फॉर्म फिल करो, उस एग्ज़ाम की पूरे साल तैयारी करो, और तैयारी करने के बाद जब एमपीपीएससी अपने आंसर की जारी करे, उस जारी करने के बाद में प्रॉपर तरीके से अपना फिर घर वालों से पैसा मांगो, और पैसा मांगने के बाद हाई कोर्ट में जाके केस लगाओ। एक वकील कितनी फीस आपसे चार्ज करता है ये आप लोगों को पता ही होगा, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मतलब फिर अपना घर बेचो और फिर जाके उस पैसे से अपना केस लड़ो। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, एमपीपीएससी से होती है। क्यों? बिकॉज वो गलत आंसर देते हैं उस बेसिस पे। फिर क्या होता है, ये रिट पिटीशन लगाई गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो है नहीं कि भैया जो एक फैसला है वो सभी पे अप्लाई होगा। न्याय है तो मेरा मानना ये है कि न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से यदि हम कहें तो न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए, ऐसा सिस्टम हमें लाना चाहिए, और तभी जाकर एक बेहतर देश की हम परिकल्पना कर सकते हैं। अदरवाइज यदि हम लॉ की जो लैंग्वेज है उसमें चीज़ों को फोल्ड करके लोगों को कंफ्यूज कर दें तो उसमें फिर आने वाले कल में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कल में इन चीज़ों के बारे में भी ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। मैं जज साहब का एक आदेश जो था एमपीपीएससी को दिया गया,
उसमें एक ये भी आदेश है कि 8 मार्च 2024 तक दोपहर को 2 बजे आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एमपीपीएससी ने हालांकि फॉर्म ओपन कर रखे हैं इस समय। 7 मार्च लास्ट डेट उसमें दिख रही है, उसमें लिखा है कोर्ट केस कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म ओपन किए गए हैं, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है कि जो फॉर्म आप सबमिट करने जाओगे 8 मार्च 2024 को दोपहर को 2 बजे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सोचिए कोई बंदा सिंगरौली में रह रहा हो और सिंगरौली से उसे इंदौर जाना हो, रफली उसे 900 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा और 900 किलोमीटर ट्रैवल करके उसे इंदौर पहुंचना पड़ेगा कल दोपहर 2 बजे तक। कितना आसान काम है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो फास्ट ड्राइविंग करता है, रोड एक्सीडेंट का शिकार बनता है, तो हो सकता है आने वाले कल में एग्ज़ाम के साथ साथ अपनी जान भी जोखिम में डाल दे और जान से भी हाथ धो बैठे। तो मुझे लगता है कि कभी कभी इन चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, फैसले को मैं स्कैंडलाइज तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन सहमत नहीं हूं, बिकॉज ये भी एक पॉइंट है सर जिसको आपको यहां पर पॉइंट आउट करना चाहिए था। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि यदि कोई केस चल रहा है और उसकी सुनवाई 7 मार्च को हो रही है और 8 मार्च को वो एमपीपीएससी के ऑफिस में अपना फॉर्म लेके बैठा होगा और उसी बच्चे को 11 मार्च को एग्ज़ाम देना होगा, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होगी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 8 मार्च को यदि वो किसी भी जगह में हो, यदि वो 400-500 किलोमीटर ट्रैवल करके इंदौर जा रहा है और इंदौर से फिर वापस अपने घर में जाएगा और उसके बाद 11 मार्च को उसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सोचिए उसकी कंडीशन क्या होगी। और इन सभी के लिए जिम्मेदार है एमपीपीएससी। ये सारे टॉर्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है एमपीपीएससी। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि यहाँ पर एग्ज़ाम वैसे जो 11 मार्च का एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन किया सकता था। हालांकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो 11 मार्च के हिसाब से पूरे तैयार बैठे हुए हैं, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात सही है कि यदि हम 2-4 फैक्टर को और कंसिडर कर लेते तो चीज़ें सभी के लिए आसान हो जाती, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों के ओपिनियन क्या है ये आप लोग बताएंगे। और मुझे ऐसा मानना है कि जो केसेस स्टैंड होते हैं उन केसेस में मुझे लगता है कि सभी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए जिन्होंने पिटीशन लगा रखी है, जो कोर्ट केस कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उनको बेनिफिट दे दिया गया, बाकी लोग कैंडिडेट्स को बेनिफिट नहीं दिया गया। आप सोचिए, खुद सोचिए कि एक बच्चे ने एग्जाम में ये आंसर लगाया है, उस बच्चे का वो आंसर सही हो गया जिसने पिटीशन लगा दी, और जिसने पिटीशन नहीं लगाई उसका वो आंसर गलत हो गया। मतलब जिसके पास पैसे नहीं है कोर्ट केस कराने के लिए, उसका वो आंसर गलत हो जाएगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा। मतलब जिसने न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है वही आदेश रहेगा, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलेगा। ये सोचे कितनी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है हमारे लॉ मिनिस्टर को भी इसके बारे में एक संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें हमारे जुडिशियल सिस्टम में थोड़ा सा ये चीज़ लेके आना चाहिए कि जो फैसले दिए जाएंगे वो सभी के ऊपर अप्लाई होंगे। एनीवे, मैं ज़्यादा बात अपनी नहीं कहूँगा, अपनी बात को मैं यहीं से वाइंड अप करता हूँ। आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। बाय।